एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 को। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मैच करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो है आपका वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। यहाँ पे किस लिखा गया पे किसे होगा ना, किसे सौंपा गया था। तो जी हाँ, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में जो प्रसार का दायित्व था ना, वो बेसिकली आपका शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। तो वो है आपका झारखंड। झारखंड में ये आपका जो है वो पारित किया गया। चलिए इसी रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपको इस पे 2-3 चीज़ याद रखना है कि झारखंड सरकार द्वारा OBC आरक्षण की सीमा जो है वो आपका 14% बढ़ा के लगभग 27% जो है वो कर दिया गया है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में कुल आरक्षण की, तो कुल आरक्षण जो है झारखंड में 77% आरक्षण जो है वो दिया गया है। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो ST को 28% है, वहीं OBC को 27% और SC को 12% आरक्षण जो है वो प्राप्त हुए हैं। साथ ही अगर आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बेसिकली इसमें डेटा आपका लिखा हुआ है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है। अब ये नीति क्या है, तो देखिए इस नीति के अनुसार वे लोग जो झारखंड के स्थानीय निवासी या फिर मूल निवासी कहे जाएंगे, अगर उनके पूर्वजों का नाम जो है वो 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको याद रखना, ये बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए राज्य के पारा शिक्षक जो है ना, अब बेसिकली अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शन रिपीट हो गया। ये ऑप्शन यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है। आपका झारखंड का सबसे ऊंची भूमि की बात करते हैं तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है ना, वो बेसिकली आपका पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट। याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे ऊँचा भूभाग जो है उसे उस क्षेत्र को पाट कहते हैं। अब ये पाट होता क्या है, तो देखिए पाट का अर्थ जो है ना वो आपका समतल भूमि होता है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली कहा जाता है कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है ना वो लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर के आसपास तक का होता है। इसका विस्तार अगर मुख्य रूप से देखें तो ये आपका लातेहार में है, लोहरदगा में है और गुमला जिले में इसका विस्तार जो है वो है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना की ना, तो वो है आपका आर्कियन करम की चट्टानें। आर्कियन करम की चट्टानें जो है ना वो आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना जो है वो है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम भूगर्भीय संरचना जो है वो आपका आर्कियन काल की प्राचीन चट्टानें हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें बेसिकली आपका ग्रेनाइट, नीम और आग्नेय काल की प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये चट्टानें आपकी आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो है आपका कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है आपका नेतरहाट का पठार। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पे होता है, लगभग आपका कहा जाता है कि लगभग 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। वहीं अगर हम लोग पूरे झारखंड की बात करते हैं ना, तो पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ना वो आपका चाईबासा है। चाईबासा में औसतन सबसे कम वर्षा होती है। वहीं अगर वर्षा की दृष्टि से देखते हैं तो वर्षा की दृष्टि से हमारा झारखंड जो है ना वो आपका मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। तो क्वेश्चन में अगर कभी आए कि मध्य वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है, तो वह है आपका झारखंड, जहां पर औसतन वर्षा जो है ना वो आपका 140 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा औसतन वर्षा यहाँ पे कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है, जो हमको लगता है कि इस साल घट ही जाएगा ना, क्योंकि इस साल तो वर्षा बहुत कम हो रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जो है ना वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है ना। चलिए अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं ना, तो इसमें आपको ये टॉपिक जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मिट्टी जो है ना वो आपका झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि
यहाँ पे आपका नवीनतम चट्टान या फिर जलोढ़ मिट्टी जो है वो बेसिकली झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका उत्तरी सीमावर्ती भाग और आपका संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि तांबा अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इस पे जिले की बात करते हैं तो देखिए अब का झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिसमें आपका जिला आता है खाटसिल में तांबा उत्पादन खान जो है वो आपका स्थित है। यहाँ तांबे के प्रमुख भंडार तथा खदान जिसमें आपका घाटसिल है, राखा है और मुसाबनी क्षेत्र में स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये जिसकी सहायक कंपनी है ना वो है आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आपका उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाले भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, या अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो टोटल आपका उद्योग खान हो गया और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधन का जो प्रतिशत है ना वो आपका 40% है। कितना है? 40% है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि कंपनी के नाम का झारखंड में उसके संबंधित पते के साथ मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी दिया हुआ है और उसका पता दिया हुआ है, आपको इसमें मैच करना है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा अनअरेंज टाइप से हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ये पता आपका यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए आपका अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में आपका क्या है? हिडको है। हिडको की अगर बात करते हैं तो ये आपका इसका पता आपका है अशोक नगर लिमिटेड रांची 2 में। वहीं अगर हम लोग वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड जो है ना वो आपका हरमू रांची में है। और वहीं अगर डालमिया सीमेंट भारत की बात करते हैं तो वो आपका बालीडी बोकारो 14 सेक्टर में स्थित है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें कूट आपको बताया है, तो जी हाँ इसका करेक्ट कूट क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी को यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है इसमें मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खगड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका खगड़िया राज्य समझिए स्थित कहाँ है। तो अगर हम लोग खगड़िया राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ना वो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जिनका नाम था हंसराज देव, इनके द्वारा ही कराया गया था और इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खगड़िया राज्य की स्थापना जो है वो की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंसराज देव ना। किसने कराई थी? तो हंसराज देव ने कराई थी। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। बंदावत जाति को पराजित करके इसे स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में आपका विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे ना वो आपके पलामू के नीलांबर पीताम्बर थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपका भोक्ता जिसे आपका खरवार कहा जाता है उस आदिवासी से बिलोंग करते थे ना, तो याद रखिएगा किससे बिलोंग करते थे। ये आपका भोक्ता आदिवासी यानी कि जिसे खरवार बोला जाता है उस आदिवासी से बिलोंग करते थे। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। याद रखिएगा किसके साथ मिलकर के, तो पलामू में जितने भी चेरो थे ना उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। और एक समय आपको इसमें याद रखना है, वो डेट और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी। तो वो समय था आपका 28 मार्च का 1859 में। कहाँ पे? तो लेस्लीगंज में आम के वृक्ष के में लटका करके इन्हें फांसी दी गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था। तो देखिए अप्रभावित वाला क्षेत्र जो था ना वो आपका था हजारीबाग। हजारीबाग जो था ना वो आपका झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र था जो आपका कोल विद्रोह से अप्रभावित था।
देखिए अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेट देखें तो एक डेट आपका है 1831 से लेके 1832 तक का। 1831 से 32 तक के कोल विद्रोह में झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र जो था वो अप्रभावित था। मतलब ये विद्रोह कब हुआ था, तो ये था आपका 1831 से लेकर के 32 तक के बीच में हुआ था। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह का प्रसार जो है वो आपका सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था, साथ ही साथ छोटा नागपुर, खास एवं पलामू में था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ना, वो आपके सिंध राय और विंद राय मानकी थे। याद रखिएगा, बहुत सारे नेता थे, इसमें से 2-3 नाम आपका दिया हुआ है, इसे याद रखना आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 नाम में आपका आता है, एक सिंध राय और विंद राय मानकी, दूसरा है आपके सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। ठीक है, तो ये चारों नाम को आपको याद रखना है, सिंधराय और विंदराय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत, जो कि प्रमुख नेता थे। वहीं अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं तो आपका कोल विद्रोह का दमन जो है वो आपका विल्किंसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह का दमन किनके द्वारा किया गया था, तो वो नाम था आपका विल्किंसन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। हर पार्ट से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपका 99 में से मुश्किल से आपका 30 to 50% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ ना, उसमें से 100 में 99% चांस है कि उससे क्वेश्चन आपका जरूर मैच करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पे एक नाम निकल करके आता है रघुनाथ महतो का। रघुनाथ महतो जी जो थे ना, वो आपका चुआड़ विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? चुआड़ विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, मतलब अंग्रेजों को दूर भगाओ, इसका नारा जो है इन्होंने लगाया था। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशीधर मंदिर की ना, तो वंशीधर मंदिर जो है ना वो आपका गढ़वा जिले में स्थित है। इसे याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपका वंशीधर मंदिर जो है ना वो गढ़वा जिले के नगर उटारी में है। नगर उटारी को अब बेसिकली आपका नाम जो है वो परिवर्तन करके वंशीधर नगर कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास नगर उटारी की जगह पे अगर एक नाम दे दे वंशीधर नगर, तो याद रखिएगा कि उटारी का ही नाम जो है अब आपका वंशीधर नगर कर दिया गया है, जहाँ पे आपका वंशीधर मंदिर जो है वो स्थित है। जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। अगर इससे रिलेटेड कुछ बात को जानते हैं तो कहा जाता है कि इस मंदिर में टोटल 32 मन अर्थात 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही वाराणसी से मंगाई गई अष्ट धातु की माँ राधिका की प्रतिमा भी इनके साथ में स्थापित की गई है। इसे याद रखिएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है वो कितना किलोग्राम सोना का निर्मित हुआ है, तो वो है आपका 32 मन, जिसे अगर हम लोग किलोग्राम में बोलते हैं तो आपका 1280 किलोग्राम निकल करके आता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये बांकी नदी के किनारे स्थित है ना, आप याद रखिएगा। ये आपका मंदिर जो है वो आपका बांकी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना जो है ना वो आपका 1885 में नगरगढ़ के महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी जो है, जिनका नाम है आपका शिवमणि देवी, इनके द्वारा करवाया गया था। कितना बड़ा बात है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह आपका 1885 में हुई थी। आपका यहाँ पे जो आपका शुद्ध सोना है उसका आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी राधिका का जो फोटो, माँ राधिका का जो प्रतिमा स्थापित है उसको भी आपको याद रखना है कि आपका अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही साथ इसका नाम जो है वो बदल के रखा गया है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए रांची स्थित पहाड़ी मंदिर जो है ना वो आपका टुंगरी पहाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो वह है आपका टुंगरी पहाड़ी में। अगर इसी रिलेटेड हम कुछ बात को जानते हैं तो देखिए रांची की टुंगरी पहाड़ी पर स्थित आपका पहाड़ी मंदिर जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, तो ये मंदिर जो है वो आपका शिव भगवान को समर्पित है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी मंदिर का जो नाम है ना वो किस नाम से, किस
चट्टान के नाम से जाना जाता है तो वो है आपका खोंडालाइट की चट्टान के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम जो है ना वो आपका रांची बुरू है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड में वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें आपका लास्ट ऑप्शन जो है ना आपका कि हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिससे मिलने जो है वो आपका बरेली गया था, तो नहीं। इसमें आपका क्या हो जाए कि वाही आंदोलन के दौरान जो है वो हजारीबाग के मीर उस्मान बरेली जो है वो जाकर अहमद शाह बरेली से मुलाकात की थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको असत्य कथन को बताना है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो इसमें आपका असत्य कथन लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जठरा पहाड़िया था, नहीं जठरा पहाड़िया नहीं थे। इसमें क्या था आपका कि आपका असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वो आपके थे पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे, याद रखिएगा ना। यहाँ पे आपका जठरा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे जठरा नहीं, आपको कौन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका जबरा पहाड़िया थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपका सूची दिया हुआ है जिसमें आपका स्थान दिया हुआ है और नेक्स्ट में आपका इसका विद्रोह की तिथि दिया हुआ है। आपको बताना है कि इस स्थान पे कब कब विद्रोह हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रोहिणी की तो रोहिणी का विद्रोह जो था वो आपका समय था 12 जून का। वहीं आपका हजारीबाग का विद्रोह का समय आपका था 30 जुलाई का और मानभूम का था आपका 5 अक्टूबर का और रांची का था आपका 2 अगस्त का, ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। तो बताइए किसने दिया था। तो जी हाँ वो आपके थे जीमुत वाहन सेन थे, वहीं नीलकांत चटर्जी थे और कृष्ण वल्लभ सहाय थे। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो थे जिन्होंने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार सभा परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ आपके रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, बताना आपको कि इसमें से कौन सा रचनाकार जो है वो आपका गलत है या फिर रचना गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें आपका आप देखिए कि विदु चांदन के जो लेखक है ना जिसके रचनाकार हैं वो आपके विश्वनाथ मुर्मू नहीं है, मुर्मू तो है लेकिन वो आपके रघुनाथ मुर्मू है। तो इसे याद रखिए कि विदु चांदन नामक पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है आपके रघुनाथ मुर्मू है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निक्की प्रधान सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना निकिता प्रधान सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध जो है वो आपका हॉकी खेल से है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निक्की प्रधान के बारे में तो निक्की प्रधान जो है वो आपके खूंटी की निवासी हैं जो बेसिकली ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे सलीमा टेटे की बात करते हैं तो सलीमा टेटे जो है वो आपके ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो ये आपकी निक्की प्रधान अभी तक 2 बार और सलीमा टेटे जो है वो 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। वहीं अगर इन तीनों की बात करते हैं जो आपके निक्की प्रधान हुए सलीमा टेटे और संगीता कुमारी की तो ये तीनों जो है ना वो आपके 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कब इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, तो वो समय था आपका 2022 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना आपका लास्ट का ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण, तो यहाँ पे 2 आपका रचना है, एक आपका रूपांतरण है और दूसरा है आपका सनसनाते सपने। और इन दोनों के लेखक जो है ना वो आपके हैं राधा कृष्ण, ना कि विभूति भूषण। ये इसके रचनाकार विभूति भूषण नहीं है, कौन है तो वो है आपके राधा कृष्ण, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंडो स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका जो इंडो स्टेडियम है ना वो आपका झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है, दुमका जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा। जबकि एक आपका और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी के जैसा है, जो है आपका मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम एवं टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, ये मिलता जुलता नाम है आपका। यहाँ पे इंडो स्टेडियम झारखंड दिया हुआ है और यहाँ पे मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम है, ठीक है।
तो ये कहाँ स्थित है, तो आपके जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं, मतलब इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके हॉकी से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो झारखंड के भी स्थायी निवासी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं तो वह है आपके वीरेंद्र लकड़ा और दूसरे हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों लोग जो है ना वो आपके बेसिकली झारखंड के ही हैं और झारखंड के प्रसिद्ध खेल हॉकी में रहे हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है आपके सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, हमारे झारखंड में एक जावा करके पर्व आता है और ये पर्व बेसिकली आपका अविवाहित जनजातियों लड़कियां के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए इस पर्व को करती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य सरकार की अधिकारी वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी, जिसे स्थिर बोलते हैं, कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना तो वो आपका जाति है संथाल। झारखंड की संथाल जाति जो है वो आपका झारखंड राज्य सरकार के अधिनियम वेबसाइट के अनुसार आपका स्थायी या बोल सकते हो स्थिर कृषि के रूप में वर्गीकृत है। ये आपका बस सिर्फ संथाल ही नहीं है, बहुत सारी जाति है जिसमें अगर आप लोग देखते हैं संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, भूमिज है, खरवार है, किसान है, खड़िया तथा चेरो जो है, ये सारे आपके झारखंड के स्थायी निवासी के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा तो है लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो आपका चित्रकला की शैली नहीं है। तो जी हाँ, वो है आपका लहसुआ। लहसुआ जो है ना वो आपका चित्रकला की शैली नहीं बल्कि एक प्रकार का नृत्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं। देखिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन हमको लगता है कि ये है ना। तो बेसिकली संथाल जाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो प्रचलित है, आप सभी को पता होगा। इसके ग्राम प्रधान के सहायक को बेसिकली प्राणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणिक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित करें। यहाँ पे कुछ आपका नृत्य दिया हुआ है, उसके अवसर दिए हुए हैं कि किस अवसर पे नृत्य किया जाता है, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो सबसे पहले आप देखिए नचनी नृत्य। नचनी नृत्य का कब अवसर पे किया जाता है, तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे किया जाने वाला एक क्या है, नृत्य है। वहीं आपका सोहराई नृत्य। सोहराई नृत्य कब होता है, तो ये आपका मनुष्यों के लिए मनाया जाने वाला जो है त्योहार है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में मैच कीजिए तो फर्स्ट का 4 कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग बी और सी ऑप्शन में देखते हैं, लेकिन आपका सेकेंड का 3 जो है वो किस में है, तो देखिए सेकेंड का 3 भी है ना, वो भी इन दोनों में है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बाह्य नृत्य का, तो बाह्य नृत्य जो है वो आपका सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन से बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर सी का देखें तो सी का क्या आ रहा है, आपका सी का आपका नंबर 1 आ रहा है, दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है, किससे है डोकरा कला का संबंध, तो जी हाँ, आपका अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो झारखंड में जो है वो आपका प्रचलित डोकरा कला का संबंध जो है ना वो आपका मल्हार समुदाय से है। यहाँ पे मल्होर लिखा हुआ है, मल्होर भी होता है और मल्हार भी होता है, ठीक है। तो मल्होर या फिर मल्हार है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड में प्रबंध डोकरा कला का संबंध जो है वो आपका मल्होर समुदाय से है, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं इसमें अगर आप कोई और टॉपिक याद रखना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत बेसिकली पैला हो गया, घुंघरू हो गया, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी और हिरन आदि का निर्माण भी होता है, तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने सेवा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सबसे कम समय तक किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है वो सेवा प्रदान किया है, तो जी हाँ, वो व्यक्ति हैं आपके BS पांडे। कौन है, BC पांडे है ना, वो व्यक्ति कौन है आपके BC पांडे जी हैं। इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए रहे थे।
इनका कार्यकाल जो है वो आपका 4 फरवरी 2002 से लेकर के 14 जुलाई 2002 तक रहा था। इसे याद रखिए क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है आपको डेट के अनुसार इसका आंसर देना रहेगा, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं आपको डेट बताई हूँ ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सत्य असत्य नहीं सत्य होना चाहिए था, ये सत्य है, माफ कीजिएगा ना। नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सबसे पहले आपका कथन जो है ये है आपका, यह धुर्वा में स्थित है जिसकी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह देश का पहला पेपर लेक विधानसभा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें 162 सदस्यों के बैठक की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो जी हाँ, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका प्लास ब्रांड जो है उसमें से कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो जी हाँ, अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजना से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्राम अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में जो है वो स्थापित करने की योजना बनाई गई। बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड जो है वो आपका स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास राज्य के सभी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं जो है अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेची जाएंगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य से 10% के रूप में स्थापित हो सके। दैट मीन्स इसका उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से समराइज जरूर कीजिएगा ना, ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। तो जी हाँ, इसका आरंभ जो है ना वो आपका 1 अप्रैल 2005 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2005 को किया गया। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्य स्कीम का संबंध जो है ना वो आपका युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के संबंध में है, तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, मतलब खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो बेसिकली खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आपका ओलोलदा या फिर असल विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसान जनजाति को किसके पांडवों का वंशज बताया गया है या फिर किसे बताया है। तो जी हाँ, किसान जनजाति को पांडवों का वंशज जो है वो बेसिकली आपका डाल्टन को जो है वो आपका पांडवों का वंशज जो है वो बताया गया है किसान जनजाति में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर हम लोग किसान जनजाति से कुछ और चीज़ों को जानते हैं तो बेसिकली किसान जनजाति के लोग जो हैं वो स्वयं को नगेशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नगेशिया कहते हैं, तथा स्वयं को नागवंश का वंशज भी मानते हैं। डाल्टन इन्हें पांडवों का वंशज जो है वो बताया है। तो याद रखिए, डाल्टन को इन्होंने क्या बताया है? पांडवों का वंशज बताया है। और इसका मुख्य निवासी जो है वो स्थान आपका पलामू में है, ठीक है। वही नेक्स्ट है, इसमें अगर कुछ टॉपिक को आपको याद रखना है तो ये 2 टॉपिक आप याद रखिए कि ये 2 भागों आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। किस 2 जगह में विभक्त है? तो वो है आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। इसका धार्मिक प्रधान जो है ना वो आपका बैगा कहलाता है, याद रखिएगा। इसका धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पास का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। यानी कि फूलो झानो के बारे में इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, इसमें अगर हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं तो आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में पहला कथन जो है वो आपका ये है कि इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान जो है वो मिला। बिल्कुल सही बात है। वहीं आपका 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है वो किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से
जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका हुआ था। वही नेक्स्ट आपके पास की स्वयं सहायक समूह से जुड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल जो है वो की जाएगी। वहीं सखी मंडल को यह काम सौंपा गया कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य पादप पदार्थों की बिक्री करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों कार्य जो है ना वो आपका किया गया था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है वो आपके सत्य हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा आपका 40 का 40 क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र से नहीं है, इसमें आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, यकीन मानिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है उससे मैच करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कीजिए। बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो है आपका कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है ना वो आपका वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। इन्हें बेसिकली आपका 2000 ईस्वी में ये पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के स्मृति में प्रदान किया जाता है? तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यह पुरस्कार जो है वो आपका फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में वर्ष 1957 में प्रदान किया गया था। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1957 को दिया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें एक स्वर्ण पदक के साथ जो है वो $50,000 की राशि भी दी जाती है। ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो आपके 3 बार के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें वर्ष 2014 में जो है वो आपका भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का पहला स्वदेशी मानव वाहन पोत जिसे हाल ही में नौसेना को सौंपा गया, कौन सा था? तो जी हाँ, वो आपका था INS विक्रांत है। कौन सा है? वो आपका INS विक्रांत है। इसे याद रखिएगा। INS विक्रांत जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण जो है वो आपका कोचिन शिपयार्ड ने किया है। याद रखिएगा, किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड ने किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा वान है? तो देखिए, वान जो है ना वो आपका कोरिया का मुद्रा है। आप कोरिया में कौन सा यहाँ पे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दिया है? तो जी हाँ, इसमें आपका दोनों ही आंसर होगा ना कि आपका वान जो है वो आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको सही सुमेलित बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका गलत है, सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, बेसिकली इसमें क्या है कि भीतरी अभिलेख के जो आपके शासक है वो है आपके स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त का शासन है जो आपका गुप्त साम्राज्य के शासक थे। याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सही है? तो देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत मतलब आप इसको कहिए कि ये क्वेश्चन बना ही क्यों था। इसमें आप जितना भी देश देख रहे हैं, जितना भी राजधानी देख रहे हैं, वो सारा का सारा सेम है। रूस की राजधानी मॉस्को है, वहीं जर्मन का राजधानी जो है आपका बर्लिन है, वहीं पुर्तगाल का राजधानी जो है वो आपका लिस्बन है। डेट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सुमेलित जो है वो आपके सही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है? संबंधित है नहीं, संबंधित नहीं है। तो देखिए, वो आपके हैं सर क्रीक। सर क्रीक का संबंध जो है ना वो आपका भारत चीन विवाद से नहीं है। बेसिकली इनका विवाद से है, लेकिन किस विवाद से? तो आपका सर क्रीक जो है वो आपका गुजरात में स्थित है और इस क्षेत्र का संबंध जो है ना वो आपका भारत पाकिस्तान विवाद से है, ना कि भारत चीन विवाद से है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भाषाओं से है? तो देखिए, इसका आपका सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो आपका भाषाओं से है। इसमें टोटल आपका 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन
सा कथन जो है वो आपका सही है। सही कथन को आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपका सही कथन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया था। देखिए जो इन्होंने अलग विभाग स्थापित किया था, अगर उसमें आपका नाम पूछा है तो उसका नाम था आपका दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान को इन्होंने अलग जो है वो एक विभाग जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। इसमें आपको ये टॉपिक को याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दी गई कूट की सहायता से विकल्पों का चयन कीजिए। सूची 1 में आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं आपके पास सारा वेद का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद का संबंध जो है वो आपका स्त्रोत एवं प्रार्थना से है। किससे है? स्त्रोत एवं प्रार्थना से है। वहीं आपका ऋग्वेद होगा ना, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। वहीं आपका यजुर्वेद का संबंध जो है वो आपका स्त्रोत एवं कर्मकांड से है। किससे है? स्त्रोत एवं कर्मकांड से है। और का सामवेद का संबंध जो है आपका संगीतमय स्त्रोत से है। वहीं आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अथर्ववेद होगा ना, अच नहीं होगा, अथ होगा, ठीक है। तो अथर्ववेद का संबंध जो है वो आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है। और बेसिकली अगर आप इसमें देखिएगा, अगर आपका एक आंसर पता होता है तो आप सब आंसर को बना सकते हैं। जैसे आपका ए का संबंध जो है वो 3 से है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी का आप ऑप्शन देखिएगा तो किसी में भी ए का संबंध जो है वो 3 से नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको एक का भी आंसर पता है तो इसमें आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी का संबंध जो है वो आपका बेबगत सिद्धांत, और वहीं लॉर्ड विलियम बेटिंग्स का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा सती प्रथा का निवेश से, और लॉर्ड रिपन का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा स्वायत्त शासन से, और आपका लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है आपका बंगाल का विभाजन से हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 का डी दिया हुआ है और 2 का ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको मैच करके आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्राउन को स्थानांतरित किया, कब किया गया, वो समय कब का था? तो जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में, तो आपका 1858 के भारतीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको स्थानांतरित किया गया। इसे याद रखिएगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ बेसिक से फैक्ट को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना, अगस्त में ये हुआ था ना, अगस्त 1858 की, तो अगस्त 1858 ईस्वी में आपका ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या था कि इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण जो है वो आपका ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। इससे क्या हुआ कि यह आपका विद्रोह जो है वो आपका 1857 के विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। इसके विद्रोह के बाद ही इसे ये सौंपा गया। वहीं इसमें एक टॉपिक आपको याद रखना है कि इस उद्घोषणा द्वारा जो है वो भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि जाति, रंग और प्रजाति के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका इसमें आश्वासन दिया गया था, ठीक है। इसी अधिनियम में क्या था कि आपका भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। तो ये भी इसमें आप टॉपिक को याद रख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंदोलन जो था ना वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ अगर फैक्ट को समझते हैं ना, तो आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ना वो आपका बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसमें क्या था आपका कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। इससे बेसिकली क्या था कि जो आपका गरम दल और नरम दल की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो अगर हम लोग देखते हैं गरम दल का, तो गरम दल के नेता जो थे वो आपके अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और साथ ही साथ लाला लाजपत राय जो थे, ये आपके स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। जबकि आपका वहीं नरम दल पंथी का क्या था कि इसे सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, और इसी की वजह से आपका जो है एक तरह का ये आंदोलन भी छिड़ा था। और इसी तरह से इन लोगों का मतभेद जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका बढ़ते मतभेद के बीच जो है वो आपका 1907 में कांग्रेस के सूद अधिवेशन में कांग्रेस
नरम दल व गरम दल में विभाजित हो गई। इस तरह से आपका दो दल जो है वो अलग अलग हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये भी आपका किस परिणाम स्वरूप हुआ था, और ये नरम दल और गरम दल जो है वो कब विभाजित हुआ था, तो वो समय था आपका 1907 का। ठीक है, इसमें क्या था आपका कि आपका जो नरम दल के लोग थे, गरम दल के लोग थे, ये पूरे देश में इसे लागू करना चाहते थे स्वदेशी आंदोलन का, जबकि आपके नरम दल के पंथी जो थे वो सिर्फ इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, है ना, जिसके कारण ये आंदोलन जो है वो आपका हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से एक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका इसकी विशेषता नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी में ना, तो आपका क्या है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय आवंटित किए गए थे। ठीक है, तो ये आपकी ये विशेषता जो है वो आपका सही नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थे वो आपके गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, है ना, इसलिए आपका कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनकर चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास संविधान की अनुच्छेद दी गई है और उससे लिखी गई विषय को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद देखते हैं ना, तो आपका अनुच्छेद 124 दिया हुआ है। 124 का संबंध जो है वो आपका संघीय न्यायपालिका से है। जी हाँ, वही अनुच्छेद 5 का संबंध जो है वो आपका नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आकस्मिक प्रावधान से है, और अनुच्छेद 245 का संबंध जो है वो आपका विधायी शक्तियों का वितरण से है। कितना है जी आंसर है, तो जी हाँ आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो है मतलब कौन सा वो आपका 4 अनुच्छेद है आपको इसमें बताना है। तो आपका बेसिकली भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत ये आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक जो है वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, मतलब इसमें जो आपका दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा एक कथन है जो आपका सत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन नंबर आपका कि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। तो बेसिकली इसमें हमारा भारत में मुद्रास्फीति दर की माप जो है वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे तथा थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, साथ ही साथ श्रमिक का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी उपर्युक्त सभी के आधार पर जो है वो किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ समितियाँ और उसके वर्ष दिए हुए हैं। अगर हम लोग समिति की बात करते हैं पीए धुंगर का, तो पीए धुंगर का संबंध जो है वो आपका 1988, वहीं अशोक मेहता का वर्ष था आपका 1977 का। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बी आर मेहता का, तो बी आर मेहता का वर्ष जो था वो था आपका 1957 का, और एम एस सिंघवी का वर्ष जो था वो था आपका 1986 का। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्रांति दिया हुआ है, उसका संबंध दिया हुआ है। तो अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो आपका खाद्य उत्पादन से है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो नेक्स्ट आपका नील क्रांति है। नील क्रांति का संबंध जो है आपका मत्स्य पालन से, जी हाँ बिल्कुल है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध पालन से, जी हाँ है। वहीं पीली क्रांति का संबंध जो है आपका दलहन से नहीं है। पीली क्रांति का संबंध जो है ना वो आपका तिलहन उत्पादन से है। किससे है, तिलहन उत्पादन से है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता का आकलन। तो जी हाँ, भारत में निर्धनता का आकलन जो है ना वो बेसिकली आपका परिवार में व्यय के आधार पर किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इसको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका इसको मार्ग प्रतीक जो है वो आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ योजना दिया हुआ है, इसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपका
69 से लेके 74 तक का था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास वार्षिक योजना का, तो वार्षिक योजना का शुरुआत जो है वो आपका 1992 से 93 तक, ये भी आपका गलत है। इसमें बेसिकली क्या है आपका ना, इसका समय था 1990 से 91 तक का। वही नेक्स्ट आपका है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 8वीं पंचवर्षीय का समय जो था वो आपका था 1992 से 1997 तक। दैट मीन्स इसमें से कोई भी कथन जो है आपका सही नहीं है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ, उसका राज्य दिया हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका बांदीपुर जो है वो आपका कर्नाटक में है, जी हाँ ये है आपका। वही राजा जी की बात करते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका उत्तराखंड में है। वहीं आपका सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये भी आपका उड़ीसा में है। लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं तो आपका पीन वैली दिया हुआ है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं देखते रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो है आपका कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो देखिए इसमें अगर आप लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं ना तो आपका सर्वप्रथम सूर्य उदय भारत का जो है वो मिजोरम राज्य में होता है। जी नहीं, मिजोरम राज्य में नहीं होता। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन डी जो है इसका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग असत्य हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो बेसिकली इसमें सिर्फ इसका नाम सांगपो ही नहीं, सांगपो या सापू के भी नाम से इसे जाना जाता है। यरलुंग सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो आपका माजुली इस नदी पर स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन जो है वो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। यहाँ पे आई हो गया ना, यहाँ पे आर्द्र होगा। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये वन आपके भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सागौन तथा साल इस वन के प्रमुख वृक्ष है, याद रखिएगा। कौन सा इस वन का सबसे प्रमुख वृक्ष है, तो वह है आपका सागौन और साल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में आपके पास सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका केरल में हम लोग देखते हैं तो केरल में आपका क्या है, केरल में आपका है अनाईमुड्डी। कौन सा ऊंची चोटी है, तो वह है आपका अनाईमुड्डी। वहीं नागालैंड में कौन सा है, तो नागालैंड में आपका है सारामती। कौन सा है, सारामती है। वहीं उत्तराखंड में कौन है, तो उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है। और आपका तमिलनाडु में कौन सा है, तो वह है आपका डोडा बेट्टा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखिएगा ना तो यहाँ पे 1 का सी जो है सिर्फ एक ही में है। दैट मीन्स अगर आपको एक का भी आंसर याद रहता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाते हैं। आई विश कि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता कि आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। सूची 1 में आपका फसल का नाम दिया हुआ है और उससे रिलेटेड सूची 2 में आपका बीमारी दिया हुआ है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग गन्ना का देखते हैं तो गन्ना में जो बीमारी लगता है ना उसको बोला जाता है रेड रॉट। क्या बोलते हैं, रेड रॉट बोलते हैं। वहीं धान में लगने वाली बीमारी को खैरा बोला जाता है। अरहर में लगने वाली बीमारी को उकठा या फिर विल्ट बोला जाता है। और आलू में लगने वाली बीमारी को झुलसा जिसे लेड ब्लाइट बोलते हैं ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ये इकलौता आंसर है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है जो आपका ए का 2 दिया हुआ है, बाकी किसी में भी ए का 2 नहीं दिया हुआ है। ये सारा प्रैक्टिस सेट पेपर जो है इसमें सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसमें आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज दिया गया है। और इसमें
इसमें आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास सामान्य विज्ञान का कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन ए में आपका नॉट दिया हुआ है। नॉट जो है आपका जहाज के चाल की माप होती है। वही नॉटिकल मील के द्वारा हम लोग नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। वहीं एंगस्ट्रॉम जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। लेकिन ऑप्शन डी में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई जो है वो नहीं होती है। प्रकाश वर्ष जो होता है ना वो आपका दूरी मापन की इकाई होती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो देखिए त्वरण का जो एक्चुअल सूत्र जो होता है ना वो आपका होता है ए इक्वल टू भी माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे आपका ए जो है त्वरण हो गया, टी समय हो गया, भी जो है आपका अंतिम किसी भी कण या फिर किसी भी वस्तु का अंतिम वेग हो गया, और यू जो है वो आपका प्रारंभिक वेग हो गया। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ए इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये क्या हो सकता है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो सकता है, या फिर ए टी इक्वल टू भी माइनस यू हो सकता है। अगर ए टी इसको टी को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा ना, तो ए टी इक्वल टू भी माइनस यू भी हो सकता है। ये तीन तरह से इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरती है जबकि एक सुई जो है वो पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो बहुत सहज और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण एक लोहे से बना हुआ जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबता, तैरते रहता है, जबकि एक सुई जो होता है वो पानी में डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, मतलब प्रकाश का रंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो प्रकाश का रंग जो है वो आपका इसके तरंग दैर्ध्य के अनुसार जो है वो निर्धारित होता है। किसके अनुसार होता है, तरंग दैर्ध्य के अनुसार इसका निर्धारित होता है। चलिए अगर इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को जानते हैं ना तो आपको इसमें कुछ पॉइंट जो है वो आपको समराइज करने का जरूरत है। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है। कभी अगर आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आए कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है तो सबसे अधिक होता है। वहीं बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ना वो सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, ये दोनों क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम जो होता है वो आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बराबर आपका डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो डिग्री सेल्सियस में इसका आता है 36.89 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। जब हम लोग टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हम लोग को जो है आवाज़ के साथ साथ फिगर भी जो है वो आपका तुरंत दिखाई देता है, ऐसा होता है ना, नोटिस किए होंगे। तो जी हाँ, इसमें क्या होता है कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ध्वनि की प्रकाश के अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि जो है वो आपका बाद में सुनाई देनी चाहिए। किंतु टेलीविज़न में क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारा ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा करके इस त्रुटि को दूर कर दिया जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि टीवी का स्विच ऑन करने पर आप श्रव्य और दृश्य दोनों को एक साथ ही देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है बताइए। तो क्या कार्य होता है। तो चलिए अगर हम लोग इसमें भारी जल को देखते हैं ना तो इसमें होता क्या है कि भारी जल का कार्य जो होता है ना वो आपका श्रृंखला अभिक्रिया में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना है ताकि अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना है ना। वहीं आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, कैसे होता है। तो जी हाँ, अगर इसमें आप देख पाइएगा तो इसका जो नियंत्रण होता है ना वो आपका ऑफ-बाउस सिद्धांत के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिए किसके सिद्धांत के द्वारा होता है, ऑफ-बाउस सिद्धांत के द्वारा होता है।
अगर इसमें हम लोग इनके तथ्य को समझते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जर्मन शब्द ये है आपका ऑफबाउ, जिसका अर्थ होता है निर्माण। ठीक है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और इसी क्रम में यह प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग जो है वो किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली जिसका प्रयोग किया जाता है वो है आपका निकेल। किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बेसिकली निकेल का प्रयोग जो है वो किया जाता है और बेसिकली इस क्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण क्रिया भी कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है, कौन सा इसमें से हानिकारक पदार्थ होता है? तो जी हाँ, वो हानिकारक पदार्थ आपका होता है मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल होता है ना। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो मेथिल एल्कोहल जो होता है ना वो एक आपका रंगहीन द्रव्य होता है जो जल में हर अनुपात में घुल जाता है। इसका अत्यधिक सेवन करने से सिर्फ आँख ही नहीं बल्कि पागलपन के दौरे भी पड़ सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर प्रशिक्षण कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है उस पर आपको प्रशिक्षण करना है। देखिए अगर इसमें अगर आप प्रशिक्षण करते हैं ना तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपका ऑप्शन ए में क्या है कि पीतल, तांबा और जस्ता जो है वो मिश्र धातु है। बिल्कुल जी, मिश्र धातु तो है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन बी में देखते हैं तो आपका कि मैग्नेटाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। जी नहीं, मैग्नेटाइट जो होता है ना वो आपका आयरन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। दैट मीन्स ये आंसर आपका इसमें गलत हो जाएगा। वही नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन में देखिएगा तो जो है आपका कि पादरी सम्मिश्र वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। जी हाँ, होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर ऑप्शन 4 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग होने वाले एक अनिवार्य रसायन है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना आपका कि बेसिकली फोटोग्राफर में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है वो होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है ना वो आपका होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, इसे याद रखिएगा ना। देखिए इसमें क्या होता है कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक फ्लोरो बहुलक है। क्या है? एक फ्लोरो बहुलक है जिसका साधारण नाम जो है वो आपका टेफ्लॉन होता है, लेकिन मुख्यतः इसका प्रयोग जो है वो आपका बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। याद रखिएगा इसका प्रयोग कहाँ होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ना। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका यूरेनियम विधि होता है ना। यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन जो है वो किया जाता है। जबकि यहाँ पे आपके पास एक और वर्ड दिया हुआ है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि जो है इस विधि के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बताइए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो जी हाँ, हाइड्रोपोनिक्स जो है ना वो एक विधि होता है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को जो है वो उगाया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो जी हाँ, पपीते में पीले रंग का कारण जो होता है वो आपका कैरिकाजेंथिन होता है। इसमें क्या होता है कि पपीते में उपस्थित कैरिकाजेंथिन वर्णक के कारण जो है इसका रंग पीला दिखाई देता है, लेकिन पपीता का वनस्पतिक नाम जो है वो आपका कैरिका पपाया होता है और बेसिकली इसमें कैरोटीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि कैरोटीन किस में ज़्यादा होता है तो वह है आप पपीता में होता है। पपीते का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है आपका कैरिका पपाया ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब इसमें से कोई एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका पाचक एंजाइम नहीं है, तो वो है आपका गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो आपका एक पाचन एंजाइम नहीं है बल्कि ये आपका हार्मोन है, जबकि बाकी सब जितने भी दिए हुए हैं ये सारे आपके पाचक एंजाइम है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन
कि ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कि क्या कारण होता है कि इनके कानों तक इनकी आवाज़ जो है वो पहुंचती है? तो इसमें क्या होता है कि ध्वनि के बहु परिवर्तन के द्वारा जो है वो ऐसा होता है ना, ध्वनि में बहु परिवर्तन होता है और बहु परिवर्तन के कारण इसकी ध्वनि जो है वो आपका डॉक्टर के कानों तक पहुँचता है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में हार्मोन दिया हुआ है, सूची 2 में स्रावित ग्रंथि दिया हुआ है। अब अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो आपका है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में जो स्रावित ग्रंथि होती है वो आपका होता है गर्भाशय। वहीं आपका टेस्टोस्टेरोन में जो होता है वो आपका होता है वृषक। ठीक है। वहीं नेक्स्ट आपका पास है ऑप्शन थर्ड में कि ये है आपका थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में क्या होता है? तो थायरॉक्सिन में बेसिकली आपका होता है थायराइड। क्या होता है? थायराइड होता है। वहीं इंसुलिन में क्या होता है? अग्नाशय होता है। ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं और बाकी में भी ज़्यादा मैच नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा इसको याद करना पड़ सकता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में कुछ आपके पास टेस्ट दिया हुआ है और एक किसका टेस्ट होता है वो आपको बताना है। जैसे EEG जो होता है वो बेसिकली आपका मस्तिष्क के टेस्ट के लिए जाना जाता है। वहीं आपका ECG जो है, ECG के द्वारा हृदय की गति को देखा जाता है। वहीं EOG जो है वो आपका आँख के लिए होता है और EMG जो है वो बेसिकली आपका मांसपेशी के लिए होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। मतलब कौन से गैस से ये आपका कृत्रिम रूप से पक सकता है ना? तो देखिए वो आपका होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन एक ऐसी विधि होता है जिसके द्वारा हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। ठीक है। और बेसिकली इसमें एक तरह का ना पादप हार्मोन होता है। एसिटिलीन में क्या होता है? एक तरह का पादप हार्मोन होता है। ठीक है। तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो जी हाँ, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है ना वो आपके कहलाते हैं विजय पांडुरंग भटकर, जिसमें आपका यहाँ पे सिर्फ विजय भटकर दिया हुआ है, लेकिन इनका संपूर्ण नाम जो है वो आपका होता है विजय पांडुरंग भटकर, जो कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। इन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम 8000 का आविष्कार जो है वो किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? बताइए इसमें से कौन है? तो जी हाँ, वो है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कौन सा कंप्यूटर का घटक यानी उसका भाग नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो जी हाँ, वो है आपका बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट जो है वो आपका कंप्यूटर का भाग नहीं है, जबकि आपका इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट, ये सारे आपके कंप्यूटर के ही भाग हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि GUI का शब्द विस्तार क्या होता है? तो जी हाँ, GUI का शब्द विस्तार जो है वो आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? यूजर इंटरफेस होता है ना, जिसके द्वारा लोग कंप्यूटर कीबोर्ड के अलावा अन्य प्रकार के संपर्क यानी कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो जी हाँ, आपका जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है आपका प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे आपके एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लेज़र प्रिंटिंग का ऐसा नाम क्यों पड़ा? यानी कि लेज़र प्रिंटिंग नाम जो है वो क्यों पड़ा? तो देखिए इसलिए इसका पड़ा क्योंकि इसमें प्रिंटिंग के लिए लेज़र किरणों का उपयोग जो है वो किया जाता है, इसीलिए इसका ये नाम पड़ा। विस्तार से समझते हैं इसको, तो इसमें आप ये चीज़ को याद रखिएगा कि लेज़र प्रिंटर जो है वो आपका एक हाई स्पीड वाला पेज प्रिंटिंग होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लेज़र बीम जो आपका फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है, जिसे प्रकाशीय ड्रम कहते हैं, तथा आवेशित स्याही टोनर जो होता है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। और बेसिकली इसमें आपका एक अच्छा बात ये भी होता है कि इसमें आपका प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आपका बहुत कम होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गट्टर मार्जिन क्या होता है? तो जी हाँ, गट्टर मार्जिन जो होता है ना वो आपका एक तरह का मार्जिन होता है। कैसा मार्जिन होता है? तो जी हाँ, ये मार्जिन होता है जो कि आपका प्रिंटिंग करते समय पेज की वाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन होता है। ठीक है।
छोड़ा गया मार्जिन, यहाँ पे जोड़ा गया लिखा है, छोड़ा गया मार्जिन होना चाहिए ना, तो ये आपका छोड़ा गया क्या होता है, मार्जिन होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार होता है। तो जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा ना। और बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित अथवा संचालित करने में सक्षम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत जिसे GIGO बोलते हैं का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो जी हाँ, कंप्यूटर में GIGO का अर्थ जो होता है वो आपका होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो इसमें क्या होता है ना कि कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट की गुणवत्ता उसमें डाले गए इनपुट की गुणवत्ता पर सीधे जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन से कमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पादन क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए तो कौन सा आपका इसमें से उदाहरण है। तो जी हाँ, आपका ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोनों जो है वो आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पादन क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, बताइए तो कितने वर्ग में बांटा गया है। तो जी हाँ, कंप्यूटर भाषाओं को बेसिकली 2 वर्गों में बांटा गया है ना, पता है ना आपको। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आपका निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको एक सेट पेपर में बताई हूँ जो आपका सेट पेपर 1 है, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारे सेट को आप स्टडी कीजिए, सारा सेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आप 10 सेट पेपर को सॉल्व कर लेते हैं ना, जो मैं आपको 10 सेट पेपर बताने वाली हूँ, तो 10 सेट पेपर को सॉल्व करने के बाद में आप किसी भी सेट पेपर को लेके बैठिए, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर पाइएगा। मैं सब नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं मैक्सिमम बोल सकती हूँ कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा ना आप सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताती, क्वेश्चन से जुड़े जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो भी मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करती हूँ, ताकि अगर आपका कभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया ना तो आप कभी भी घबराओ नहीं, आसानी से बना लो। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है ना। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर जो होते हैं वो नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो टोपोलॉजी किसी नेटवर्क आकृति या डिवाइस को कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी पूछे टोपोलॉजी किसे बोलते हैं, तो टोपोलॉजी जो होता है वो आपका नेटवर्क आकृति या डिवाइस को कहा जाता है। बस टोपोलॉजी में तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र होता है ना, संयंत्र जो है इसमें लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें जो संयंत्र लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डिमॉर्गन परिमेय के अनुसार, डिमॉर्गन परिमेय के अनुसार क्या होता है। तो जी हाँ, डिमॉर्गन परिमेय के अनुसार क्या है ना कि आपका एक नैंड गेट और नेगेटिव एंड गेट जो है वो होता है, इसके समान होता है ना, याद रखिएगा। इसमें आपका यही आपको जानना है, डिमॉर्गन परिमेय के अनुसार जो है वो आपका नैंड गेट जो होता है वो आपका नेगेटिव एंड गेट के समान होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वायरस, ट्रांजन, हॉर्सेस और वर्ड्स जो है वो किसके उदाहरण है, मतलब ये क्या होता है। तो जी हाँ, आपका ये आपका वायरस, ट्रांजन और हॉर्सेस एवं वर्ड्स जो होता है वो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये इसके लिए खतरनाक होता है ना, इसे आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए अगर हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को जानते हैं तो आपको एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली चीज़ है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का अवांछित विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो होता है जो अपनी प्रतिलिपियां जो है वो तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इंटरनेट क्या होता है, बताइए तो इंटरनेट क्या होता है। तो जी हाँ, इंटरनेट जो है ना वो आपका कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है ना। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा ना, वो क्या है आपका कि इंटरनेट से जुड़े संगणक जो होते हैं वो आपस में इंटरनेट नियमावली के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो करते हैं, ये आप इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए, मतलब फायरवॉल के कथन में कौन सा कथन ऐसा जो विषम मतलब अलग है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो जी हाँ, वो है आपका कि फायरवॉल आग से कंप्यूटर को सुरक्षा करता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर को आग से सुरक्षा नहीं करता है, ठीक है। इसमें अगर आपको ये चीज़ याद रखना है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि फायरवॉल जो है वो मुख्यतः नेटवर्क सुपर प्रणाली होता है,
ठीक है। इसमें आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि आपका क्या होता है, एक नेटवर्क सुपर प्रणाली होता है जिसमें ये जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो सारा का सारा जो आपका तीनों ऑप्शन है ना वो इसमें होता है। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, हम लोग कॉपी करने के लिए Ctrl+C करते हैं और उसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड फंक्शन को सही प्रकार के शब्दों को टाइप करता है, को संदर्भित करता है। मतलब कौन है जो इसको संदर्भित करता है ताकि आपको जो टाइप कर रहे हो वो आपका गलत ना हो, सही हो। तो जी हाँ, वो होता है आपका ऑटो करेक्टर। जब आप लिखिएगा ना तो आप देखिएगा कि आपका नीचे में ना कुछ इस तरह से जो है ना आपका डॉट डॉट बड़ा हो गया, लेकिन कुछ इस तरह से डॉट डॉट जो है वो हो जाता है, जो आपका वर्ड गलत होता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग राइट क्लिक करके देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो कैरेक्टर बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है। तो जी हाँ, कोड की स्क्रैम्बलिंग जो है ना वो आपका इंस्क्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंस्क्रिप्शन कहलाती है, इसे याद रखिएगा ना। और बेसिकली हम लोग इसमें अगर स्क्रैम्बलिंग में देखिए तो स्क्रैम्बलिंग द्वारा मुख्य रूप से आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने वाले प्राप्त आंकड़ों से जानकारी जो है वो प्राप्त करने में इससे सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका 100% मैच कर रहा है, सही है। तो जी हाँ, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन बिल्ट इन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शन जो होते हैं वो आपके बिल्ट इन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान में सारे 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से था। यकीन मानिए मेरा 100 में 99% चांस यही है अगले 5 से 6 दिनों में मैं आपको टोटल का टोटल 10 का 10 सेट जो है, जो आपका 10 सेट तो नहीं, आपका 7 सेट बताया ना, तो 7 का 7 सेट जो है वो मैं आपको कराने का कोशिश करूँ ताकि आपका 10 सेट अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग को ये मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना है ना, तो मैथ और रीजनिंग मैं अभी छोड़ दी हूँ। ये सारे चैप्टर को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद मैं मैथ भी स्टडी करवाऊंगी। ये 10 सेट पेपर को सॉल्व करने के बाद में आप किसी भी सेट पेपर को लेके बैठना या फिर ऑनलाइन किसी सेट को मार के देखना, बहुत सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जितने भी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। इसमें सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।